हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ईसीजीसीपीयू कंप्यूटर नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन एक नंबर का। और आप लोग जानते हैं कि हर एक नंबर की वैल्यू क्या है एग्जामिनेशन में। तो आप सब लोग यहाँ पर ये कोशिश जरूर करेंगे कि कंप्यूटर में 20 में से 20 स्कोर कर पाए। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का रहता है। तो यहाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में आप बहुत आसानी से, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो यहाँ पर 20 में से 20 स्कोर करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन उठता है कि कैसे तैयारी करें कंप्यूटर की, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। ये भी आज आज वाले सेशन से आप एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि यहां से आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, बल्कि साथ साथ ये भी आप एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन किस किस टॉपिक में से कवर किया गया है। और इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट आपको स्टडी करनी होगी। तो चलिए एक बार देखते हैं। हैव अ लुक गाइस। अगर आप लोग आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं और कंप्यूटर में आपको डर लग रहा है और आपको लगता है कि कोई एक बेस्ट कंप्यूटर का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क, जिसका एग्जाम आने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड, इस बैच से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ईसीजीसीपीओ के लिए अगर आपको कोई कंप्यूटर का बैच चाहिए, तो आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क ड्रीम बैच 2.0 से बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, जहां पर शानदार तरीके से बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर क्लासेस अराउंड आपकी 55 कंप्लीट हो चुकी हैं। एग्जाम तक और भी क्लासेस अगर इंपॉर्टेंट होंगी तो यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। क्या क्या यहाँ पर आपको मिलेगा एक बार देख लीजिए। इस बैच से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, पॉइंट नंबर 1। अरोड़ा एजुकेटर ऐप आपको कहां पर मिलेगी? तो अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर, और आईओएस यूजर हैं तो आईएस स्टोर पर आपको अवेलेबल होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बैच के फीचर्स क्या रहने वाले हैं ये भी आप देख लीजिए। वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ्स। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के केस में अगर एग्जाम आपका 6 मंथ्स के बाद में होता है, तो यहाँ पर इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी। इसका मतलब कि अगर 7 मंथ्स में एग्जाम होगा तो 7 मंथ्स तक ये वैलिड रहने वाला है। इसका मतलब कि आप मिनिमम 6 मंथ्स कह सकते हैं और मैक्सिमम टिल एग्जाम कह सकते हैं इसकी वैलिडिटी को लेकर। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से ईसीजीसी पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज। कह रहा है एक्सेल फाइल को वर्कबुक बोलते हैं, क्यों? इसके पीछे का रीजन बताइए। तो आपको पता है क्यों, फटाफट से बताइए। It can contain text and data. It can be modified. It can contain many sheets, including worksheet and chart sheet. You have to work hard to create it. या none of these। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सेल फाइल। वर्कबुक की अगर हम बात करते हैं तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट। तो इसका मतलब थर्ड यहां पर वैलिड आंसर होगा। इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which protocol provides email facility among different host? कह रहा है कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है ईमेल में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट होस्ट से कनेक्ट होने के लिए। इसका मतलब होस्ट का मतलब होता है सर्वर। तो यहां पर ऐसी कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल है? हम लोग जानते हैं ईमेल में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो एसएमटीपी है, पॉप 3 है, आईमैप है। ये सारी प्रोटोकॉल आपकी कैसी हैं? ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं। तो यहां पर आपको एसएमटीपी दिख रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी का यूज किया जाता है, जिसे पुश प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि एसएमटीपी किस तरीके की प्रोटोकॉल है,
तो आंसर होगा पुश प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये मेल को सेंड करता है और सेंड करने का मतलब पुश करना होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, when data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes, कह रहा है जब डेटा अलग अलग लिस्ट में है और लिस्ट में डेटा को चेंज किया जाता है, when data changes in the multiple list and all lists are not updated, लेकिन उनमें से किसी लिस्ट में डेटा को अपडेट नहीं किया जाता, तो इस तरीके की जो एरर होती है इसे क्या बोलते हैं? वैसे होना क्या चाहिए, एक डेटा एक ही लिस्ट में होना चाहिए और अगर कहीं पर भी हमने चेंज किया तो सभी लिस्ट पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब डेटा रिडंडेंसी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है, या नन ऑफ दीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दिस इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि डेटा को जब अपडेट किया गया तो कुछ डेटाबेस में डेटा अपडेट हो गया लेकिन कुछ में नहीं हुआ, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट, which of the following search engine continuously send out that starts on a home page of a server and pursue all link stepwise? क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? कह रहा है सर्च इंजन में इसका यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूसली सेंड आउट दैट स्टार्ट अ होम पेज, यानी होम पेज से लेकर कुछ भी आप सर्च करते हैं अगर कंप्यूटर पर इंटरनेट पर, तो यहां पर इसका यूज किया जाता है। तो सर्च इंजन में किसका यूज किया जाता है एक बार देखिए और बताइए। स्पाइडर, पैकेट्स, कुकीज, एस्पेडल, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा स्पाइडर। सर्च इंजन में जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारी जो सर्च है, यानी सपोज करिए हमारा एक पेज है और सर्च करने पर आपको टॉप पर मिल गया, तो इसका मतलब कि उसकी जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत बढ़िया है ना, तभी ज्यादा लोगों ने सर्च किया। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पाइडर, या इसको वेब क्रॉलर भी कहते हैं। और आपने एक टर्म जरूर सुना होगा कि ये जो वीडियो है ये बहुत क्रॉल कर गई। तो क्रॉल करने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स तक, बहुत ज्यादा मेंबर्स तक, या बहुत ज्यादा ऑडियंस तक किसी भी वीडियो को पहुंचना, और यही होता है स्पाइडर का काम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल? कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है मोबाइल से। हम लोग सब मोबाइल से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, और मोबाइल में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। टीसीपी, आईपी, आईएसडी, डब्ल्यूएपी, एचटीटीपी, या नन ऑफ दीज? क्या लगता है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डब्ल्यूएपी। अगर मोबाइल क्वेश्चन में मिल जाएगा और प्रोटोकॉल मिल जाएगा तो हमेशा इस केस में आंसर क्या होगा? डब्ल्यूएपी होगा। अब डब्ल्यूएपी की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल याद रखिएगा। टीसीपी आईपी आंसर कब होगा? जब क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि बैकबोन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसे बैकबोन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा टीसीपी आईपी। या फिर ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो आंसर होगा टीसीपी। या ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस है, तो आंसर होगा यूडीपी या फिर आईपी। एचटीटीपी क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो अगर ये पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल कौन सी है या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, one or more defect or problem that prevent the software from working as intended or working at all is called। देखो क्वेश्चन को जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वन और मोर डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप ये बता पाएंगे तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। बग, बूट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फजी लॉजिक, या नन ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं डिफेक्ट का मतलब बग होता है, एरर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बग इज दी करेक्ट वन। क्योंकि सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में डिफेक्ट को, एरर को क्या बोला जाता है? बग। और बग को रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। लेकिन ये
पहचानना कि प्रॉब्लम कहां पर है, ये ट्रबल शूटिंग कहलाता है ना। तो ये याद रखना है आपको। डीबगिंग का मतलब एरर को रिमूव करना, और ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है सोर्स को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहां पर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद डेटाबेस। कह रहा है डेटाबेस के रिस्पेक्ट में किसका यूज किया जाता है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। डेटा माइनिंग, ईडीआई, क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो डेटाबेस के रिस्पेक्ट में हम लोग डेटा माइनिंग का यूज करते हैं। डेटा माइनिंग होता क्या है, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, एक टर्म होता है डेटाबेस में डेटा वेयरहाउस, यानी जहां पर हमारा सभी डेटा कलेक्टेड होता है उसे हम डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। जैसे कि हमने ये अगर इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करी कि हमें जरा आप बताइए कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो ईसीजीसी पीओ की 100% तैयारी कर चुके हैं। तो हमने अगर इसका एक फॉर्म फिल करवाया तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, और जो इसका डेटा आएगा वो क्या है, डेटा वेयरहाउस है। अब हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू करी कि इसमें ऐसा कितना डेटा है जो वैलिड है, यानी इस पर माइनिंग करी जब हमने, तो ये हो गया आपका डेटा माइनिंग। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, द टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नीड टू बी प्रोसेस्ड आर कॉल्ड। कह रहा है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, यानी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस, बड़े बड़े डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। ये कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पीडीए या नन ऑफ दीज। और हम लोग जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो फर्स्ट यहां पर वैलिड आंसर होगा। जबकि मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग सर्वर के रूप में करते हैं। तो कहीं भी अगर सर्वर लिखा मिल जाएगा तो आंसर मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम और आप यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब, या पीसी, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स हो जाएंगे। पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, ये सब हमारे क्या है, पीडीए है। समझ में आ गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर से एक बात और भी याद रखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को सबसे पहले आईबीएम कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम कंपनी के द्वारा। और आईबीएम कंपनी ने हाल ही में ये बताया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की जगह अब सभी जगह पर क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर रहा है, यानी किस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की जगह कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resource। देखो अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है which of the following is used by the browser। ब्राउजर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है टू कनेक्ट टू द लोकेशन, लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए। बस यहीं से आंसर आपको मिल गया। लोकेशन का मतलब क्या होता है, डॉक, एक्सएमएल, एचटीएमएल, यूआरएल या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर मतलब लोकेशन, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। आप सर्च इंजन ओपन करते हैं, वहां पर आप यूआरएल एड्रेस डालते हैं, और वहां पर आप क्या लिखते हैं, जिस किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं वो वेबसाइट आपकी खुल जाती है। तो यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो आपका यूआरएल होता है उसमें सबसे पहले क्या होती है, प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। फिर उसके बाद www होता है जिसे सब डोमेन बोलते हैं। फिर गूगल या फेसबुक या व्हाट्सएप, इसको डोमेन नेम बोला जाता है। डॉट कॉम, डॉट इन, इसको टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। और www से लेके कॉम तक रिसोर्स नेम के नाम से जाना जाता है। और इसके आगे जो लिखा होता है जिसमें HTML के साथ में जो कनेक्टेड होता है इसे फाइल पाथ बोला जाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि URL कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन, प्रोटोकॉल,
और उसके आगे जो भी मेंशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से डोमेन नेम बोल सकते हैं। तो प्रोटोकॉल होती है और डोमेन नेम होता है, याद रखिएगा। या ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल और रिसोर्स नेम, है ना, ये दो पार्ट होते हैं आपके यूआरएल के। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कह रहा है डिवाइडिंग द डिस्क यानी हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या नन ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना फॉर्मेट कहलाता है। और आप जानते हैं एक क्वेश्चन और भी बहुत पॉपुलर पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो कहां पर होता है? ट्रैक में होता है, सेक्टर में होता है, सिलेंडर में होता है, कहां पर होता है? ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा सेक्टर में। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर में होता है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, और आंसर होगा आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन अ पेज इज referred टू एज डॉक्यूमेंट डैश। कह रहा है फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, किसी पेज को फिजिकली अरेंज करना डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उसके एलिमेंट के बेसिस पर क्या कहा जाता है? फीचर्स, फॉर्मेट, पेजिनेशन, ग्रिड या नन ऑफ दीज? अगर यही क्वेश्चन आपका इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा होता या नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा होता तो आंसर हो जाता टोपोलॉजी, क्योंकि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। लेकिन अगर विदाउट इंटरनेट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर होगा फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी फॉन्ट को साइज देते हैं, स्टाइल देते हैं, मार्जिन देते हैं पेज में, बॉर्डर सेट करते हैं, पेज नंबर देते हैं, प्रीव्यू करते हैं, तो ये सब आपके फॉर्मेटिंग में आता है, फिजिकल अरेंजमेंट में आता है। नेक्स्ट, what is a person called who uses a computer to cause harm to people or destroy critical system? कह रहा है उस पर्सन का नाम बताइए जो हार्म करता है प्यूपिल को या डिस्ट्रॉय कर देता है क्रिटिकल सिस्टम को, यानी बड़ा ही खतरनाक तरीके का ये पर्सन है। और इस पर्सन को क्या बोलेंगे? साइबर टेररिस्ट, ब्लैक हैट हैकर, साइबर क्रैकर, हैक्टिविस्ट या नन ऑफ दीज? एक बात तो हम लोग जानते हैं कि ब्लैक हैट हैकर ही ये हो सकता है जो गलत तरीके से काम करे, जो हैकिंग करे, जो इलीगल तरीके से काम करे, वो ब्लैक हैट हैकर है। क्या क्वेश्चन में कहीं ये दिया हुआ है कि अनइथिकल या इलीगल तरीके से काम कर रहा है? नहीं दिया हुआ है। अगर दिया होता तो ब्लैक हैट हैकर होता, और ब्लैक हैट हैकर को ही क्रैकर बोलते हैं, यानी ये दोनों टर्म तो सेम हो गए, तो ये दोनों आपके होंगे नहीं। साइबर टेररिस्ट यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि साइबर टेररिस्ट और भी ज्यादा स्मार्ट होता है, यानी ब्लैक हैट हैकर से भी कई गुना जो डिस्ट्रॉय करता है वो है साइबर टेररिस्ट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये पर्सन को हार्म भी करेगा एज वेल एज डिस्ट्रॉय कर देगा सिस्टम को, यानी वो सिस्टम फिर कोई यूज भी नहीं कर पाएगा, इस तरीके की एक्टिविटी करता है। एज वेल एज गलत तरीके से कहीं पर भी पोर्नोग्राफी को इंडल्ज करने वाला पर्सन भी साइबर टेररिस्ट है। या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस केस में भी अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन मिले तब भी आंसर इस टाइप के एक्ट को क्या बोलते हैं? साइबर टेररिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ब्लैक हैट हैकर से भी कई गुना जो अनइथिकल होता है वो होता है साइबर टेररिस्ट। नेक्स्ट, द सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट एंट्री टू सम प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है सीक्रेट कोड है ये जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एंट्री ऑफ अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में एंटर होने से जो रोकता है वो क्या है? पासवर्ड है। फर्स्ट यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अ कनेक्शन फ्रॉम वन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टू अनदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करना क्या कहलाता है? दो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है और इनको हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? लिंक करना कहा जाएगा।
तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाइपरलिंक. फर्स्ट इज द वैलिड वन. नेक्स्ट, dash is the science and art of transforming messages to make them secure and immune to attack. कह रहा है ये साइंस और आर्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी मैसेज को सिक्योर बना रहे हैं कि कोई भी हैकर उस मैसेज को हैक ना कर पाए. इसके लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ये जरा बताइएगा. क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टो एनार्की, क्रिप्टो एनालिटिक्स. क्या होगा करेक्ट वन? बिल्कुल सही. द करेक्ट आंसर इज क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज करते हैं. इसी को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं. क्रिप्टोग्राफी में दो कैरेक्टर्स को लिया जाता है, एक बॉब और एक एलिस. याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि क्रिप्टोग्राफी में जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है. तो आंसर है बॉब और एलिस. जैसे एक सेंडर और रिसीवर होता है उसी को यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बॉब और एलिस से. नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash component is used by the data analyst to create the queries that access the database. कह रहा है ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डेटा एनालिस्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, क्वेरीज के फॉर्म में होता है और जो डेटाबेस को एक्सेस करता है. डेटाबेस को एक्सेस करना यानी किसी भी डेटाबेस को इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से एक्सेस करने के फिनोमिनो को क्या बोलते हैं? अगर हम किसी को इलीगल तरीके से किसी डेटाबेस को हैक कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन. दिस टेक्निक इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन. एसक्यूएल हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है और एसक्यूएल इंजेक्शन लगाकर हम किसी भी बड़े से बड़े डेटाबेस को हैक कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर इलीगल की कोई बात नहीं हो रही है. यहाँ पर लीगल तरीके से डेटाबेस को एक्सेस करने की बात चल रही है जिसे बोला जाता है एंड यूजर क्वेरी टूल, यानी सेकंड इज द वैलिड. इलीगल होता तो एसक्यूएल इंजेक्शन होता, लीगल तरीके से डेटाबेस को एक्सेस करना एंड यूजर क्वेरी टूल है. नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग अ रिलेशन टू व्हाट. क्या रहे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? देखिए डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का मतलब है एक डेटाबेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना या एक बड़े से डेटाबेस टेबल को छोटे छोटे टेबल में डिवाइड करना जिससे कि हम डेटाबेस को बहुत आसानी से मेंटेन कर पाएं, बहुत आसानी से उसके रिकॉर्ड को समझ पाएं और बहुत अच्छे से टेबल को एनालिसिस भी कर पाएं. इसके लिए बड़े डेटाबेस टेबल को हम छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कह रहा है? मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस, maximize duplication of data to ensure reliability, make it of uniform size, allow addition of data या none of these. तो हम समझ गए कि अगर हम डेटा को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करेंगे तो वहां पर हम डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को मिनिमाइज कर पाएंगे. तो आंसर क्या होगा? इट विल अफेक्ट टू मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस. दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. नेक्स्ट, a network geometric arrangement in which a single connecting line is shared by a number of nodes is called. क्या रहे नेटवर्क ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट. तो हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क को ज्योमेट्रिकली अरेंज करना दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी, या फिजिकली अरेंज करना या लॉजिकली अरेंज करना, ये सब टोपोलॉजी की ही बात हो रही है. तो क्या रहे ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जहां पर सिंगल कनेक्टिंग लाइन को शेयर किया जाता है नंबर ऑफ नोड्स के साथ में? कार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्रक टोपोलॉजी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो देखिए आंसर यहाँ पर बहुत साफ है, दैट इज बस टोपोलॉजी आपका करेक्ट आंसर बनेगा. बस टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एक केबल होती है और कई सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं. और इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर केबल, सपोज करिए अगर ये केबल है और इस केबल को किसी माउस ने, किसी चूहे ने किस कर लिया, काट लिया, तो इस केस में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो सब चलना बंद हो जाएंगे. और यहाँ पर दोनों ही एंड्स पर टर्मिनेटर का यूज किया जाता है बस टोपोलॉजी में. लोकल एरिया नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, बाय व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द लोकल हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर द यूजर कैन फाइंड आउट. क्या रहे व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लोकल हार्ड डिस्क.
हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज को कई बार आप लोग ने देखा होगा, चेक किया होगा ना, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए तो आपको हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज दिख जाती हैं। या सी ड्राइव में भी आप कर सकते हैं, सी ड्राइव में राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और वहां से आपको हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी दिख जाएंगी। अब दिखता क्या है वहां पर? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट हैज बीन यूज्ड अप एंड द रिमेनिंग फ्री स्पेस, यूज्ड स्पेस या फ्री स्पेस आपको दिखती है। नेम ऑफ द यूजर व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्क, यूजर का नाम आपको दिखता है। नथिंग यूजफुल टू द यूजर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता यूजर के लिए। द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल इन द कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट हैज बीन यूज्ड अप एंड द रिमेनिंग फ्री स्पेस, कितना यूज हो गई है स्पेस और कितनी रिमेनिंग है, यानी यूज्ड और अनयूज्ड स्पेस के बीच में जो गैप होता है, जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि कितनी फ्री स्पेस बची है और कितनी यूटिलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ सी प्लस प्लस, आखिरी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो था इन्वेंटर यानी फाउंडर से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये क्वेश्चन था और पूछा जा रहा है सी प्लस प्लस के फाउंडर का नाम क्या है। मार्टिन कूपर, ये हो नहीं सकता क्योंकि मोबाइल फोन के फाउंडर हैं मार्टिन कूपर। विंट सर्फ, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि विंटन ग्रे सर्फ इंटरनेट के फाउंडर हैं। चार्ल्स बेबेज भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्यूटर या हम कह सकते हैं जितने भी इंजन होते हैं, एनालिटिकल इंजन हो गया है ना, उसके फाउंडर हैं आपके चार्ल्स बेबेज। या डिफरेंस इंजन, इसके फाउंडर हैं चार्ल्स बेबेज। बजारने स्ट्रोस्ट्रप इज द करेक्ट आंसर, ये हैं सी प्लस प्लस के फाउंडर मिस्टर बजारने स्ट्रोस्ट्रप। तो ये थे आपके एग्जाम में पूछे गए 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको यहाँ से जो लेवल है क्वेश्चन पेपर का वो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन ट्रिकी बना के पूछे गए। क्वेश्चन आसान थे लेकिन बिट ट्रिकी थे, जिसकी वजह से आपको लेवल जो है वो मॉडरेट लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे जिसमें डेटाबेस, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइसेस, सबसे ज्यादा मैलवेयर या वायरस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अभी हम लोग ने डिस्कस भी किए थे। बाइनरी नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें एडिशन ऑफ द बाइनरी नंबर से क्वेश्चन बन सकता है, या कन्वर्जन से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें नेटवर्किंग, इंटरनेट, ओएसआई मॉडल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार कंप्लीट आप अगर पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से 20 में से 20 स्कोर कर लेंगे, जो इतना टफ नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए यहाँ पर है, आप बताइएगा इस क्वेश्चन को, एंड वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन है ईसीजीसी का। बताइएगा, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में किस तरीके का कंप्यूटर फाउंड होता है, किस तरीके का कंप्यूटर होता है, ये बताइएगा। ऑप्शन है मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप बताइएगा। अब साथ ही साथ क्वेश्चन उठता है कि सर इस लेवल को कैसे हम ग्रैस्प करें, इतने कम समय में कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, इतने कम समय में पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है। आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के बैच से एनरोल करिएगा, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी और साथ में पीडीएफ मिलेगी। अब कैसे आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट करिए। जहां भी आपको लगे कि ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर आप वीडियो को देखिए। और अगर आप एक बार सारी वीडियोस देख पाए तो बहुत बेटर है, अभी आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आप देख सकते हैं। रिवाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ की मदद से, जो कि यहाँ पर दी गई है, इसकी मदद से रिवाइज करिए, गारंटी है। हमने अराउंड 700 टू 1000 क्वेश्चंस भी अलग से करवाए हुए हैं आपको, जिसमें आपको पूरी तरीके से वहीं से ही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी सेफर साइड, आप टॉपिक वाइज पढ़िए, कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पढ़िए, और फिर इसके बाद जो हमने मॉक टेस्ट के सेशन लिए हैं जिसमें 700 टू 800 बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, इसको देखिए। सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 100% यहीं से ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी दूसरी बुक, किसी दूसरी वीडियो को देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे।
सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।